तो जहाँ तक यूनिटरी और फेडरल सेटअप की बात है, ऑन द बेस ऑफ पावर, जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, सिस्टम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ऑन द बेस ऑफ पावर, तो कहीं पर डिवीजन ऑफ पावर हो जाता है, तो कहीं पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, तो कहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन होती है, तो कहीं पर सेंट्रलाइजेशन होती है। जब डिसेंट्रलाइजेशन होती है तो वो फेडरलेशन मतलब फेडरेशन में आती है, फेडरलिज्म में आता है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड इट्स यूनिट्स। और जहाँ पर कंसंट्रेशन या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन वन हैंड इन वन सेंटर होती है, वो होती है यूनिटरी सिस्टम। और जहाँ तक मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज की बात है, वर्ल्ड सिस्टम्स की बात है, आउट ऑफ 193 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, more than 50% of the world political systems have preferred for the unitary system. They have preferred for the unitary system, और बहुत कम कंट्रीज ऐसी है जहाँ फेडरल सिस्टम है। और जहाँ तक यूनिटरी सिस्टम की बात है, सबसे पहली बात इसमें होता है, इसमें कंसंट्रेशन या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो होती है वो एक हाथ में होती है, एक सेंटर में होती है, तो कोई डिवीजन वहाँ पर नहीं होता है। इस तरह वहाँ पर जब ये सिंगल हैंडेडली पावर होते हैं सेंटर के पास, होल पावर सेंटर के पास होते हैं, तो डेफिनेटली सी जाहिर सी बात है कि वहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग भी होती है। जब वहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग होती है तो दूसरी साइड से जब हम दूसरे एंगल से देखेंगे, क्रिटिकल एंगल से हम देखेंगे, तो वहाँ पर वो जो कंसंट्रेशन या सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन वन हैंड्स होती है, वो एट टाइम्स डेस्पोटिक बन जाती है, डिक्टेटरशिप या डेस्पोटिज्म बन जाती है। इसके अलावा जो यूनिटरी सिस्टम्स होते हैं वो बड़े स्ट्रांग और स्टेबल होते हैं। स्ट्रांग और स्टेबल होने के साथ साथ वहाँ सिंगल सिटीजनशिप होती है, सिंगल सिटीजनशिप के साथ साथ सिंगल लेजिस्लेचर होती है विद फ्यू एक्सेप्शंस। सिंगल सिटीजनशिप और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर एक बड़ा डिसएडवांटेज, आई मीन टू से डिसएडवांटेज ये आ जाता है, जो फार फ्लंग टेरिटरीज होते हैं, फार फ्लंग एरियाज होते हैं, या जो लोकल इनिशिएटिव्स होते हैं, लोकल लेवल के जो इश्यूज होते हैं लोअर लेवल पे, वो बड़े चांसेस रहते हैं उनके नज़रअंदाज होने के, जब अथॉरिटेरियन सिस्टम हो, जब यूनिटरी सिस्टम हो, रादर जब यूनिटेरियन सिस्टम हो। तो यूनिटरी सिस्टम में जो लोकल इनिशिएटिव्स होते हैं वो आमतौर पे नज़रअंदाजी के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर एक्सपेंडिचर होता है, इकोनॉमिकल वे अगर से देखेंगे सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, तो वहाँ पर सिंगल लेजिस्लेचर होती है, सारा कंट्रोल एक सेंटर के पास रहता है, तो वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर या ज़्यादा एक्सपेंसेस वहाँ खर्च नहीं हो जाते हैं। दैट मीन्स ये जो यूनिटरी सिस्टम होता है ये ये लेस एक्सपेंसिव होता है। और दूसरा, ये जो यूनिटरी सिस्टम है ये ज़्यादा कारआमद साबित होता है विद स्मॉलर स्टेट्स। इसके अलावा जो यूनिटरी सिस्टम्स होते हैं इनका कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभार रिटन होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होते हैं वो अनरिटन होता है। और जो ये यूनिटरी सिस्टम्स होते हैं इनका जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है वो यूनिफॉर्म होता है। और जो लोकल लेवल पर डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज होते हैं, दे आर वर्किंग, दे आर maintaining their affairs, they are managing their work as per the will of the central government, as per the will of the central authority or central administration. इसके अलावा यहाँ पर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है, कोई डिसीजन मेकिंग होती है, फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट होती है, मतलब विद सर्कमस्टेंसेस जल्दी कोप अप कर जाती है ये गवर्नमेंट। लेकिन बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये रहता है, जो लोकल इनिशिएटिव्स या फार फ्लंग एरियाज़ के जो इनिशिएटिव्स या इश्यूज होते हैं वो बड़े मतलब यहाँ पर नज़रअंदाजी के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर्स है, इसका अगर हम क्रिटिकल एंगल से देखेंगे तो ये अथॉरिटेरियन या डेस्पोटिक बन जाता है। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने इस सिस्टम को प्रेफर किया है, क्योंकि इसमें एक एडवांटेज ये भी है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है और कोई डिसीजन मेकिंग होती है, और जो गवर्नमेंट रहती है वो सिंगल स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट रहती है। बाकी इसमें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंगल लेजिस्लेचर है विद फ्यू एक्सेप्शन। अगर हम दुनिया के कुछ ताकतवर देशों को देखें, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज को देखेंगे जो ग्लोबल नॉर्थ में आती है, उसमें इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, वो दोनों यूनिटरी है, वो दोनों यूनिटरी है। कुछ हिस्सा उनके कॉन्स्टिट्यूशन का है रिटन फॉर्म में, लेकिन जो एवरेज अगर देखेंगे तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, और दूसरा वो यूनिटरी है। और तीसरा, जो यूनिटरी सिस्टम में सिंगल यानी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, जब इंग्लैंड की बारी आती है तब वहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया
जो यूनिटरी सेटअप में बहुत सारी ये कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, तो विद फ्यू एक्सेप्शंस वहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में वहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स है। तो वहां पर एक और प्रिंसिपल है, जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन वन हैंड है, दैट मीन्स देर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर, देर इज नो separation of power, there is no division of power, but there is concentration or centralization of power. तो एक ही हाथ में वहां पर अथॉरिटी रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप होता है वो सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है नेशनल यूनिटी को, नेशनल यूनिटी को यहाँ पर बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और जहाँ तक क्राइसिस की बात है, जब ये दौलतें शिकार हो जाती है क्राइसिस की, व्हेन स्टेट्स आर फेसिंग इमरजेंसीज, तब बड़ी कारआमद या इफेक्टिव असरअंदाज साबित हो जाती है यूनिटरी सिस्टम। अब हम इसके अपोजिट पे देखेंगे फेडरल सिस्टम को। तो फेडरल सिस्टम में सबसे पहली बात है वेयर डिवीजन ऑफ पावर्स विल बी देयर। सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन वो होती है जहां सेंटर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा देन स्टेट्स। फिर आती है सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपीटल। सेंट्रीफ्यूगल होती है, सेंट्रीफ्यूगल फेडरेशन वो फेडरेशन होती है where states are having a tendency to skid away from the center, where states will be having the tendency to go away from the center, move away from the center, that is centrifugal federation. जब centripetal federation की बात आ जाती है, that means when states will be having a tendency to move towards the center, तो वो centripetal होती है। बाकी एक और आ जाती है वहाँ पर, जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दे दी, CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो वजूद में आई 1991 में आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। वो जो CIS बनी 1991 में, उसमें सबसे पहले रशिया ने ज्वाइन किया, बेलारूस ने ज्वाइन किया, यूक्रेन ने ज्वाइन किया, लेटर ऑन कुछ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ने भी वो ज्वाइन किया। और वो जो कॉन्फेडरेशन थी दैट वाज अ वीक फेडरेशन। व्हाई? बिकॉज they joined to one another only for economic and defensive purposes while retaining their political sovereignty. That means they were having the right to skid away from that very type of federation or confederation at any time. तो confederation जो होती है, it is always a weak federation where states are retaining their political sovereignty. That means they will be having a right to skid away from that very agreement at any time without any boundedness. तो वो कॉन्फेडरेशन होती है जो कि एक वीक फेडरेशन होती है। बाकी रही जो सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन होती है, सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन वो फेडरेशन होती है जहां पर डिवीजन ऑफ पावर्स है, यूनिट्स को कुछ सॉवरेंटी है, लेकिन जो ज़्यादा पावर रहते हैं वो सेंटर को रहती है और स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है एज कम्पेयर टू द यूनिट्स, वो सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन होती है। दूसरी होती है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड फेडरेशन, वो फेडरेशन जहां पर डिवीजन ऑफ पावर्स होगा, जिस तरह सेंटर पावरफुल होगा और अपने एरिया में स्टेट भी पावरफुल होगी, और लोकल गवर्नमेंट यानी म्यूनिसिपलिटी एंड पंचायत भी अपने एरियाज में बड़े सॉवरेन होंगे। और जहाँ तक ये फेडरेशन वर्ड है, ये निकला है लैटिन वर्ड फेडस से, दैट मीन्स अ ट्रीटी और एग्रीमेंट। एक ट्रीटी और एग्रीमेंट के तहत या तो आप कॉन्फेडरेशन बना रहे हो या फेडरेशन बना रहे हो। फॉर एग्जांपल इंडिया, अगर फेडरेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज नहीं हुआ है, बट इंडिया इज फेडरल। व्हाई? क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 इज स्पीकिंग इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो उन्होंने एग्री किया है, उन्होंने एक्सेशन किया है इंडिया के साथ, बहुत सारी स्टेट्स ने जो प्रिंसली स्टेट्स थे या बाकी स्टेट्स थे, तो ज्वाइंटली इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो लेकिन इंडिया फेडरल है, बट यू कैन फाइंड नो वायर इन द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड फेडरल। अब ये जो फेडरल फीचर्स आ जाते हैं, एज आपने पढ़ा है चाहे 11th लेवल पे या ग्रेजुएशन में अभी तक आपने सुना होगा, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। वाई रिटन है? क्योंकि इसमें इतने आर्टिकल्स, इतने शेड्यूल्स और इतने पार्ट्स है, इतने अपेंडिक्स है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सिटीजनशिप होती है, इंडिया में सिंगल है, मोस्ट ऑफ द फेडरल कंट्रीज में डबल है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंटीग्रेटेड जुडिशरी के साथ सिटीजनशिप के साथ साथ वहाँ पर होती है डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो ये वो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट और स्पेशल फीचर्स है फेडरल सिस्टम के। इसके अलावा एक और स्पेशल फीचर होता है फेडरल सिस्टम का, वो होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन जनरल अगर हम फेडरल नेचर को देखेंगे, फेडरल सेट ऑफ सिस्टम को देखेंगे, तो वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंट्रीज़ का। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की डबल सिटीजनशिप है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड एटसेट्रा, जर्मनी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, इसमें इंडिपेंडेंट या इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है,
डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स होती है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रिटी जुडिशरी, और इसके अलावा यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द बिल्स बन जाती है फेडरल सिस्टम में वो बड़ी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होके बनती है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं फेडरल सेटअप में। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, वो होता है डिवीजन ऑफ पावर्स और बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। और यहाँ पर जब बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये कोई कम एक्सपेंसिव नहीं होता है बल्कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। इसके अलावा जब हम इसका क्रिटिक देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा क्रिटिक यह आ जाता है, बेनिफिट तो इसका ये है डिवीजन ऑफ पावर्स है, क्रिटिक इसका ये आ जाता है यहाँ पर कभी कभार रीजनलिज्म हावी हो जाती है, लोकल इश्यूज सेंट्रल या नेशनल इश्यूज पे हावी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर्स। कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट सेल्फिश बन जाती है, सेल्फिश स्टेट मोटिव्स के लिए वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू द नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल इश्यूज। तो रीजनलिज्म यहाँ पर हावी हो जाती है, लोकलिज्म यहाँ पर हावी हो जाती है। इसके अलावा फेडरल सेटअप में ये भी हो जाता है जो सेपरेट रीजनलिज्म की वजह से सेपरेट स्टेटहुड मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो यहाँ पर बड़ा टाइम ले जाते हैं, तो यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, वो इसकी बड़ी वीकनेस है। इसके अलावा फेडरल सेटअप में ये भी है जो इमरजेंसीज होती हैं, it is not so much effective in the emergency situations, it is not so much effective in the emergency situations। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट ये है, यहाँ पर जो पीपल एंड गवर्नमेंट होती है उसके बीच एक डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। लेकिन जहाँ तक यूनिटरी सेटअप की बात थी वहाँ पर एक बड़ी गैप रहती है बिटवीन रूलर्स एंड द पीपल टू बी रूल्ड, पीपल और गवर्नमेंट के बीच वहाँ बड़ी गैप रहती है, लेकिन फेडरल सेटअप में वो गैप नहीं रहती है। लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग होती है यूनिटरी सिस्टम में और उसी के हिसाब से कोई क्विक डिसीजन मेकिंग फेडरल सेटअप में नहीं होती है। इसके अलावा जो कंसंट्रेशन या सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन वन हैंड होती है यूनिटरी सेटअप में, स्टेबल गवर्नमेंट रहती है। फेडरल सेटअप में डिवीजन ऑफ पावर्स होती है बिटवीन सेंटर एंड इट्स यूनिट्स, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल नहीं रहती है, वो स्टेबल नहीं रहती है। जितनी यूनिटी यूनाइटेड या यूनिटी नेशन की रहती है या स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, उतनी यूनिटी और स्टेबिलिटी फेडरलिज्म में, फेडरल सेटअप में आप नहीं देखेंगे। तो बोथ, चाहे यूनिटरी सेटअप हो या फेडरल सेटअप हो, दोनों के कुछ प्रॉस और कॉन्स, गुड्स एंड बैड्स है जो हमने देखे हैं। तो हमने अब जो स्टडी करना है, हमने देखना है यूनिटरी सेटअप ऑफ कनाडा, चाइना एंड फेडरल सेटअप ऑफ कनाडा हमने देखना है। जहाँ तक चाइना की बात है, सबसे पहली बात, चाइना में जो रिवोल्यूशन हुआ, चाइनीज रिवोल्यूशन 1949, द क्रेडिट फॉर दैट वेरी रिवोल्यूशन गोज टू सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने जो रोल किया माओ जेडोंग की लीडरशिप में, उसने वहाँ मतलब बड़ी इंपॉर्टेंस के हामिल है वो पर्सनालिटी बिकॉज ऑफ द चाइनीज रिवोल्यूशन एंड हिज पार्टी, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। क्रेडिट गोज टू दैट वेरी पार्टी एंड दैट वेरी लीडर फॉर द चाइनीज रिवोल्यूशन। वो चाइनीज रिवोल्यूशन के बाद ही उन्होंने 1949 में पहली बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील दिया, फिर उसमें अमेंडमेंट करके 1954 में वंस अगेन उन्होंने, और तीसरी बार उसमें चेंजेस करके 1975 वाला कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें 30 आर्टिकल्स थे। लेकिन उसके बाद लास्टली उन्होंने 1982 में जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया चाइना में, उसके हिसाब से अभी तक वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज इन द रिटन फॉर्म विद 138 आर्टिकल्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स और 4 पार्ट्स। और जहाँ तक हाईएस्ट ऑर्गन जो चाइनीज स्टेट की बात है, अगर हाईएस्ट ऑर्गन को देखेंगे तो वो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, NPC। नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द स्टेट इन चाइना। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस के साथ एक और एक्टिंग बॉडी है, क्योंकि नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, जो वहाँ पर ये लेजिस्लेचर है, इसकी बहुत ज़्यादा वास्ट मेंबरशिप है, वास्ट मेंबरशिप इसकी है। दैट इज़ वाई इसने डिफेक्टो जो अथॉरिटी दी है वो स्टैंडिंग कमेटी को दी है। और स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है चाइना की, दीज आर द परमानेंट एक्टिंग बॉडीज ऑफ द नेशन। और जो वहाँ वास्ट मेंबरशिप है नेशनल पीपल्स कांग्रेस की, दैट इज़ वाई जो रियल अथॉरिटी वहाँ पे सुपुर्द की गई है वो की गई है स्टैंडिंग कमेटी जो है NPC की, नेशनल पीपल्स कांग्रेस की। इसके अलावा जो वहाँ पर चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं या उसको बहुत बार अमेंड किया गया है, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन है ये। तो 1982 में फाइनली आ गया विद 138 आर्टिकल्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स। जो वहाँ पर प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड होता है, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट भी होता है।
क्योंकि ये पावर्स होते हैं, इनको इलेक्ट कौन करते हैं? मेंबर्स ऑफ द एनपीसी, वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये जो स्टैंडिंग कमेटी है या एनपीसी है, ये इन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को रिकॉल भी कर सकते हैं, ये इनको रिमूव भी कर सकते हैं फ्रॉम ऑफिसेज। इसके अलावा वहाँ पर जो प्रीमियर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो काउंसिलर्स रहते हैं, प्रीमियर्स, डिप्टी प्रीमियर्स, स्टेट काउंसिलर्स, ऑडिटर जनरल, सेक्रेटरी जनरल एटसेट्रा, उनको भी ये जो स्टैंडिंग कमेटी है या एनपीसी है, ये उनको भी या तो रिकॉल कर सकती है या उनको वो रिमूव भी कर सकती है। और जो चेयरमैन होता है मिलिट्री कमीशन का, उसको भी चुनने का पावर रहता है इस स्टैंडिंग कमेटी के पास। या जो प्रेसिडेंट होता है चाइनीज सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी अपॉइंट करने का जो पावर रहता है वो रहता है एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी के पास। इसके अलावा चाइना में जो है वहाँ पर प्रोक्यूरेटर जनरल है। प्रोक्यूरेटर जनरल जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है वहाँ पर। इसके अलावा जो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसको ये भी पावर है, वो प्रोक्यूरेटर जनरल को रिमूव भी कर सकती है, रिकॉल भी कर सकती है, या वो जो नेशनल प्लान होते हैं, जो बजट सिस्टम होता है, उस पर भी अथॉरिटी इसी स्टैंडिंग कमेटी को है। जंग करनी हो, पीस मेंटेन करना हो, तो एनपीसी की ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, इसके बारे में भी इसी को पावर है। इसके अलावा जो चाइना की जो लेजिस्लेचर है, चाइना की जो पार्लियामेंट है, दैट इज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। जो वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, उसमें डेपुटीज है, that is consisting of elected deputies, that is consisting of elected deputies by the provinces। तो provinces अपनी डेपुटीज को वहां भेजती है, जो हजारों की तादाद में वहां पर है। जब वो हजारों की तादाद में है एनपीसी में, दैट इज वाई जो रियल अथॉरिटी, डिफेक्टो अथॉरिटी दी गई है, वो स्टैंडिंग कमेटी को दी गई है। तो जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, इसमें डेपुटीज है जिनको इलेक्ट करती है प्रोविंसेस, म्यूनिसिपैलिटीज, और उनको फोर्सेस भी इलेक्ट करते हैं। और जहाँ तक टर्म है इस यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की, वो 5 ईयर्स होती है, और ये साल में एक बार मीटिंग करते हैं, या कभी कभार अगर कोई इम्पोर्टेंस हो, नेशनल इशू की बात हो, तब भी वो वहाँ पर मीट कॉल कर सकते हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जब ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस मिलती है, जब ये मीटिंग बुलाते हैं, तब ये वहाँ पर अपना प्रेसिडियम इलेक्ट करते हैं, जो प्रिजाइड करता होगा इनके सेशंस पे। तो प्रेसिडियम को वहाँ पर ये इलेक्ट करते हैं। टर्म इसकी जो है वो 5 ईयर्स है, और इसके जो हाउसेज है वो सिर्फ एक है, दैट इज इट इज यूनिकैमरल। और ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी फॉर द पीपल है, क्योंकि इसको डायरेक्टली कहाँ से चुना जाता है? बाय प्रोविंसेस, म्यूनिसिपैलिटीज एंड बाय द फोर्सेस एज वेल। और जहाँ तक चाइनीज प्रेसिडेंट की बात है, तो अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की बात है, उसकी टर्म 5 ईयर्स है। जो चाइनीज प्रेसिडेंट होता है उसकी भी टर्म 5 ईयर्स होती है, लेकिन as far as the qualifying age for to be elected as Chinese president, qualifying age at least 45 years होती है। जो वो प्रेसिडेंट होता है उसको भी अपॉइंटिंग और ये जो रिमूविंग पावर्स होते हैं ऑफिशियल्स को, वो उसको है। इसके अलावा उसको ये भी पावर्स है, वो किसी को भी अवार्ड से नामजद, किसी को भी वो अवार्ड या टाइटल या मेडल दे सकते हैं, और वो किसी को माफ़ भी कर सकते हैं, पार्डनिंग पावर्स भी उसको है। इसके अलावा मार्शल लॉज, जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, उसके रिलेटेड प्रेसिडेंट को पावर है, या जंग की सूरत हाल पर भी उसको पावर है। इसके अलावा चाइना में है स्टेट काउंसिल। जो चाइना की स्टेट काउंसिल होती है, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है या हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, वो स्टेट काउंसिल है। ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस है चाइना की यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, लेकिन जो इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी है, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, वो है स्टेट काउंसिल, वो है स्टेट काउंसिल। और जहाँ तक चाइनीज़ जुडिशल सिस्टम की बात है, चाइनीज़ जुडिशल सिस्टम की अगर बात करेंगे, तो वहाँ पर जो कोर्ट्स है उनको 4 लेवल्स पे डिवाइड किया गया है, लोअर लेवल से हाईएस्ट लेवल की जानिब। सबसे लोवेस्ट लेवल पर अगर चाइना का कोई कोर्ट है तो वो है बेसिक पीपल्स कोर्ट्स। बेसिक पीपल्स कोर्ट्स में 2 डिवीजन है, सिविल डिवीजन एंड क्रिमिनल डिवीजन। और जो ये बेसिक पीपल्स कोर्ट्स है, ये कहाँ कहाँ आते हैं? काउंटी पीपल्स कोर्ट्स इसमें आते हैं, म्यूनिसिपल पीपल्स कोर्ट्स इसमें आते हैं, कोर्ट्स ऑफ ऑटोनॉमस कमिटीज इसमें आते हैं, और कोर्ट्स ऑफ म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आते हैं। तो जो बेसिक पीपल्स कोर्ट्स है वो लोवेस्ट लेवल है, लोवेस्ट टायर है चाइनीज जुडिशरी का। इसमें क्रिमिनल और सिविल डिवीजन आते हैं। और जहाँ तक ये जो चाइनीज जुडिशरी की जो लोवेस्ट ये जो विंग है, लोवेस्ट पिलर है बेसिक पीपल्स कोर्ट्स, इसके 2
डिविजन्स है सिविल और क्रिमिनल। इसके अलावा वहाँ पर जो कोर्ट्स इसमें आते हैं वो आते हैं काउंटी पीपल्स कोर्ट्स, म्युनिसिपल पीपल्स कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑफ ऑटोनॉमस म्युनिसिपल, कोर्ट्स ऑफ ऑटोनॉमस काउंटीज और कोर्ट्स ऑफ म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये 4 आ जाते हैं पीपल्स कोर्ट्स में, बेसिक पीपल्स कोर्ट्स में 4 आते हैं, और ये 4 जो है यहाँ पर 2 बेंचेस है, सिविल और क्रिमिनल। इसके बाद जो तीसरा आता है लोवेस्ट लेवल का, दूसरा जो आता है वो होता है इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट्स। और ये जो इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट्स होते हैं ये आते हैं, इनमें आते हैं प्रोविंसेस, ऑटोनॉमस रीजन्स और म्युनिसिपलिटीज। तो प्रोविंसेस, ऑटोनॉमस रीजन्स और म्युनिसिपलिटीज आती है इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट्स में। उसके बाद आ जाते हैं हाईएस्ट पीपल्स कोर्ट्स। तो बेसिक पीपल्स कोर्ट्स, इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट्स, उसके बाद आ जाते हैं हाईएस्ट पीपल्स कोर्ट्स। हाईएस्ट पीपल्स कोर्ट्स में भी कुछ प्रोविंसेस आते हैं और इसमें कुछ ऑटोनॉमस रीजन्स के साथ साथ म्युनिसिपलिटीज भी आती हैं। लेकिन उसके बाद हाईएस्ट बॉडी, एपेक्स बॉडी ऑफ चाइनीज जुडिशरी आती है, वो होती है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट होता है दैट इज एन एपेक्स कोर्ट, दैट इज एन हाईएस्ट, दैट इज अ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन चाइना। तो जो चाइनीज जुडिशरी है उसमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, उसके बाद हाईएस्ट पीपल्स कोर्ट, उसके बाद इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट, उसके बाद बेसिक पीपल्स कोर्ट। तो ये 4 पिलर्स है चाइनीज जुडिशल सिस्टम के। और उसके बाद आ जाता है वहाँ पर जो स्टेट ऑर्गन्स होते हैं सुपरविजन के, जिसको मैंने बोला था प्रोक्यूटोरेट बोलते हैं। तो चाइनीज जो स्टेट ऑर्गन्स ऑफ सुपरविजन होते हैं उनको कहा जाता है पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट, प्रोक्यूरेटोरेट। तो चाइनीज ऑर्गन्स ऑफ सुपरविजन जो है पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट, वो किस लिए बनाए जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं दीज वेरी प्रोक्यूरेटोरेट्स आर मेंट फॉर होल नेशन। ये पूरी जो चाइना की कंट्री है, चाइना का जो नेशन है, उस पूरे नेशन के लिए ये होते हैं पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट, क्योंकि ये स्टेट ऑर्गन्स ऑफ सुपरविजन होते हैं। और इसका जो हेड रहता है वो होता है प्रोक्यूरेटर जनरल। और ये जो प्रोक्यूरेटर जनरल है उसकी जो टर्म्स होती है वो लगातार 2 हो सकती है, और इसकी जो मैक्सिमम जो उसका टेन्योर रहता है वो 5 इयर्स रहता है एक टर्म में, और वो इमीडिएट रीएलेक्ट हो सकता है। तो कंसेक्यूटिवली इसको 2 टर्म्स मिल जाती है, हर एक टर्म 5-5 साल की होती है। और ये जो प्रोक्यूरेटर जनरल होता है इसको इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना, इसको इलेक्ट करती है। लेकिन ये जो इसको इलेक्टिंग बॉडी है यही इसको रिमूव भी कर सकती है। तो ये जो स्टेट ऑर्गन ऑफ सुपरविजन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन जो है वो स्टेट काउंसिल है, लेकिन सुपरविजन की जो स्टेट ऑर्गन है वो है पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट। और प्रोक्यूरेटोरेट को जो हेड करता है वो होता है प्रोक्यूरेटर जनरल, जिसको इलेक्ट करती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना, और वही उसको रिमूव भी कर सकती है। वो उसको 5 इयर्स तक इलेक्ट करती है, एंड उसको एक और टर्म, मतलब लगातार इसको टोटल 2 टर्म्स मिलती है 5-5 सालों की, या तो इसको एनपीसी पहले ही रिमूव भी कर सकती है। तो जो चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 138 आर्टिकल्स है जो 4 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। जो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ फंडामेंटल राइट्स पे भी चैप्टर है, और जो गवर्नमेंट है वो यूनिटरी है। इसके अलावा वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, फंडामेंटल ड्यूटीज पे चैप्टर है। कोई वहाँ पर हेड नहीं है स्टेट का, और नहीं वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स है, क्योंकि वहाँ कंसंट्रेशन या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है। तो ये सारा जो था ये सब चाइना के रिलेटेड था। तो चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या हुआ है, उसमें 1949 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर 1954 में, 1975 में फिर अमेंडमेंट्स, और लास्टली जो उसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो किए गए हैं 1982 में। तो जो 1982 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 1975 वाले कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस किया है। और जो वहाँ पर जुडिशल सिस्टम है 4 हिस्सों में जो हमने देखा, दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज pyramidal distribution ऑफ जुडिशरी इन चाइना। उसके बाद वहाँ पर बात आ जाती है कैनेडियन सिस्टम की। अगर हम कनाडा को देखेंगे, जो इंडिया में भी फेडरेशन है, कुछ फीचर्स हमने कैनेडियन फेडरेशन से लिए हैं। जब हम कनाडा को देखते हैं वो फेडरल कंट्री है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो कनाडा का है तो वहाँ पर डेफिनेटली बात है, वहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स होगा। तो डिवीजन ऑफ पावर्स के साथ साथ वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर वो भी है, डबल सिटीजनशिप, स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, और वहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होगी।
इसके अलावा जो कैनेडियन सिस्टम है वहाँ पर जिस तरह इंडिया में प्रेसिडेंट है, फिर 2 हाउसेस है, इसी तरह वहाँ पर भी मोनार्की यानी गवर्नर जनरल प्लस बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो वहाँ पर भी अपर और लोअर हाउसेस है। लेकिन ये जो कैनेडियन सिस्टम है ये कहाँ से आ गया है? कनाडा जो फेडरल स्टेट थी इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जैसे फर्स्ट फेडरल स्टेट वाज अमेरिका 1787 से। तो जो कनाडा है ये आ गई 1867 से। क्योंकि ये जो 1867 है कनाडा की हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है ये, क्योंकि इन दैट वेरी ईयर 3 सेपरेट कॉलोनीज थी, उन्होंने फिर आपस में समझौता किया। 3 सेपरेट कॉलोनीज इन द फॉर्म ऑफ कनाडा, नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रंसविक। नोवा स्कोटिया, न्यू ब्रंसविक और कनाडा, ये 3 कॉलोनीज थी, 3 सेपरेट कॉलोनीज 1867 में ऐलान करती हैं। क्या करते हैं? एक एक्ट के तहत ये यूनाइट हो जाती है, एक एक्ट के तहत ये यूनाइट हो जाती है और ये फेडरल स्टेट जो क्रिएट हो जाती है उसी एक्ट ऑफ 1867 से क्रिएट हो जाती है। और जो कनाडा में सिस्टम आ गया है वो आ जाता है, फेडरल सिस्टम है वहां पर विद 2 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो एक तो वहां पर अपर 2 लेवल्स आती हैं रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट की, एक फेडरल होती है, दूसरी स्टेट, और स्टेट को कहा जाता है प्रोविंशियल। उसके बाद जब दूर दूर देखा जाता है, लोकल लेवल पर देखा जाता है स्टेट के अंदर, तो वहां पर टेरिटोरियल भी आ जाता है और लोकल भी आ जाता है। तो एट द एंड अगर हम देखेंगे जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है कनाडा में वो 4 लेवल्स की है। वन इज फेडरल, अनदर इज प्रोविंशियल, अनदर इज टेरिटोरियल एंड लास्ट वन इज लोकल। बिफोर गोइंग टू दोस वेरी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट we will go towards this Canadian constitution। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सबसे पहली बात वहां पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहां पर, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कुछ पार्ट्स उसके अनरिटन भी है। और वहां पर जो इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसने इंस्पायर किया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट इज 1867 एक्ट। उसकी वजह से कैनेडियन फेडरल सेटअप बिल्ड हुआ है, बना है। जो वहां पर एग्जीक्यूटिव हेड है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट या अथॉरिटी है, नॉमिनल हेड जिसको हम बोलते हैं, वो है इन द हैंड्स ऑफ मोनार्की। और वहां पर जो गवर्नमेंट है वो है फेडरल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। फेडरल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है उसके 2 हाउसेस है। तो जब हम इंडिया को देखते हैं तब यहाँ पर हम बोलते हैं इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ 2 हाउसेस एंड प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो उससे इंडियन पार्लियामेंट कंप्लीट हो जाता है। इस तरह जो फेडरल पार्लियामेंट ऑफ कनाडा है वो 3 चीज़ों से पार्लियामेंट होता है। 1 मोनार्की प्लस हाउस ऑफ कॉमन्स प्लस सेनेट। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो लोअर हाउस है, उसमें 308 मेंबर्स है जो डायरेक्ट इलेक्शन से आ जाते हैं बेस्ड ऑन दी मेथड ऑफ FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड से। हाउस ऑफ कॉमन्स जो लोअर हाउस है कैनेडियन पार्लियामेंट का, उसमें वो डायरेक्ट इलेक्शन से आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो अपर हाउस है सेनेट जिसे कहा जाता है, उसमें 105 मेंबर्स हैं, वो किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आ जाते हैं। बट दिस मेंबर्स 105 मेंबर्स ऑफ कैनेडियन सेनेट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल। और जो टर्म होती है कैनेडियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, द टर्म फॉर देम इज 4 ईयर्स, उनकी 4 ईयर्स टर्म होती है। और जहाँ तक रेजिडुअरी पावर्स होते हैं वो कनाडा में सेंटर के पास होते हैं। दैट इज वाई कैनेडियन जो सेंटर है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है। तो कनाडा को कहा जाता है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो आई वो जेनिंग्स ने जब बोला इंडियन फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो वो जो मॉडल है दैट इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल, क्योंकि यहाँ पर भी जो रेजिडुअरी पावर्स है दे आर विद सेंटर। तो 4 ईयर्स टर्म होती है कैनेडियन पार्लियामेंट्री मेंबर्स की, MPs की, और जो रेजिडुअरी पावर्स है वो सेंटर के पास है। तो कैनेडियन फेडरेशन है जो है दैट इज अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। और जो वहाँ पर रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है तो वहाँ पर ज़्यादा फ्लेक्सिबल लॉज बनते हैं, फ्लेक्सिबल वे से वहाँ पर लॉज बन जाते हैं। और जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल कोर्ट जो है कनाडा का, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, फेडरल कोर्ट कहा जाता है, फेडरल कोर्ट ऑफ अपील होता है वहाँ पर। टैक्स कोर्ट कनाडा का अलग है। इसके अलावा इन जनरल जो वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा को, फेडरल कोर्ट को, वो है सिविल ज्यूरिसडिक्शन, क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन। बाकी कोर्ट्स भी है वहाँ पर, जैसे 2 मिलिट्री कोर्ट्स है जिसमें कोर्ट मार्शल आता है और कोर्ट मार्शल अपील आता है। तो कोर्ट्स मार्शल और कोर्ट मार्शल अपील 2 मिलिट्री कोर्ट्स है कनाडा के। और जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कैनेडियन कोर्ट्स है, जब हम कैनेडियन कोर्ट्स को देखते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ ब्रिटिश, दे आर बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ इंग्लैंड।
लेकिन वहाँ पर एक टेरिटरी में, एक एरिया में जो कोर्ट है दैट्स बेस्ड ऑन फ्रेंच सिविल लॉ, बाकी जो भी कोर्ट्स है दे आर बेस्ड ऑन ब्रिटिश सिविल लॉ, लेकिन एक ही कोर्ट में कनाडा है जो बेस्ड है ऑन फ्रेंच सिविल लॉ। और वो किस प्रोविंस में है? वो प्रोविंस है क्विबेक, QUEBEC, क्यूबेक कोर्ट जो है दैट्स बेस्ड ऑन फ्रेंच सिविल लॉ, दैट बेस्ड ऑन फ्रेंच सिविल लॉ। और जहाँ तक जो फेडरल गवर्नमेंट है कनाडा की, जिस तरह यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसी तरह वहाँ पर नेशनल पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की है वो 4 है, जिसमें फेडरल आती है नंबर 1, फिर स्टेट्स यानी प्रोविंसेस की आती है, उसके बाद टेरिटोरियल आती है, फिर आती है लोकल। जहाँ तक फेडरल की बात है, फेडरल कोर्ट होता है वहाँ पर, फेडरल अथॉरिटीज़ होती है वहाँ पर, जिस तरह यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वहाँ पर नेशनल पब्लिक सर्विस कमीशन है कनाडा में, और फेडरल कोर्ट है। इसके अलावा फिर आ जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो फेडरल सेटअप पर वहाँ बाइकेमरल लेजिस्लेचर है विद हाउस ऑफ कॉमन्स एंड सेनेट। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल सेटअप है कनाडा का, 10 प्रोविंसेस है कनाडा की, 10 प्रोविंसेस जो कनाडा की है, उनका जो हेड होता है वो होता है प्रोविंशियल LG, प्रोविंशियल लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उनका हेड, नॉमिनल हेड। और जो रियल अथॉरिटी होती है वो प्रीमियर्स या कैबिनेट्स को होती है वहाँ पर प्रोविंसेस में। तो 10 प्रोविंसेस है, उनका जो नॉमिनल हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट प्रोविंसेस जो होता है वो प्रोविंशियल LG होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जो रियल अथॉरिटी होती है प्रोविंस में वो प्रीमियर्स एंड कैबिनेट को होती है। इसके अलावा जिस तरह फेडरल सेटअप पर सेंटर में कनाडा में नेशनल पब्लिक सर्विस कमीशन था, इसी तरह जो प्रोविंसेस में है प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा वहाँ पर प्रोविंशियल कोर्ट्स भी होते हैं। तो 10 प्रोविंसेस है इसकी। इसके बाद जो तीसरा सेटअप आ जाता है वहाँ गवर्नमेंट का, वो टेरिटोरियल सेटअप होता है, टेरिटोरियल गवर्नमेंट होती है वहाँ पर कनाडा में। तो 10 प्रोविंसेस थे उन और 3 टेरिटरीज है। तो 3 टेरिटरीज जो कनाडा की है उसमें युकोन है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज है, और उसमें नुनावत है। युकोन, नुनावत और नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज है, 3 टेरिटरीज कनाडा की। और वहाँ पर जो उनका हेड होता है वो होता है टेरिटोरियल कमिश्नर। इसके अलावा वहाँ पर टेरिटोरियल पब्लिक सर्विस होती है और टेरिटोरियल कोर्ट्स भी होते हैं। उसके बाद जो सबसे निचली सतह का जो गवर्नमेंट सेटअप है कनाडा का, फेडरल, प्रोविंशियल और टेरिटोरियल के बाद, वो होता है लोकल। और लोकल गवर्नमेंट में लोकल एरियाज में क्या आ जाएगा? जिस तरह इंडिया में पंचायत और म्यूनिसिपलिटी आ जाती है, इसी तरह वहाँ पर म्यूनिसिपल आ जाता है, काउंटी या पारिश आ जाती है, काउंटी को वहाँ पैरिश भी कहा जाता है, सेमी रीजनल काउंसिल्स आ जाते हैं, और एजेंसीज के साथ साथ वहाँ पर बोर्ड्स भी आ जाते हैं। तो जो 4 सेटअप्स है गवर्नमेंट के कनाडा में, वो है फेडरल, प्रोविंशियल, टेरिटोरियल एंड लोकल। So this was all about the unitary setup of China and federal setup of Canada.